सर जय हिंद। करोड़ी सिंह जी, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए। दरअसल भारत बांग्लादेश के रिश्तों को लेकर मैंने बातचीत करनी थी। जिस प्रकार से खबरें आ रही हैं कि मॉडर्न फेंसिंग सीमा पे लग रही है, एआई से पूरे बॉर्डर को मॉनिटर किया जाएगा। इस बीच हम देख रहे हैं कि कई बांग्लादेशियों को भारत से खदेड़ा जा रहा है और बांग्लादेश ने आरोप लगाया कि जबरदस्ती जो है बांग्लादेश की सीमा में इनको बीएसएफ घुसा रही है। और दूसरी तरफ बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश आमने सामने हैं। तीसरी तरफ एक पॉइंट आ रहा है कि जो डीजी हैं बीजीबी के और बीएसएफ के, वो 7 से 11 तारीख के बीच में भारत में मिलने वाले भी हैं। तो भारत बांग्लादेश के रिश्तों को कैसे हम देखें, जिस वक्त तारिक रहमान कहां जाएंगे फिलहाल तय नहीं है सर। देखिए राजेश जी, आपने कई सवाल पूछे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि ऐसे हालात में तारिक रहमान भारत में अपनी पहली यात्रा करेंगे। हो सकता है वो मलेशिया, चीन या उधर जाएं। और बांग्लादेश के विदेश मंत्री ऑलरेडी चीन की यात्रा कर चुके हैं और कुछ बातों मुद्दों पे सहमति भी हो गई है, जैसे तीस्ता वाटर को लेके या और बहुत से मुद्दों पे। जहां तक भारत और बांग्लादेश के रिश्तों का सवाल है, सबसे बड़ा मुद्दा है माइग्रेशन, इमिग्रेशन का है, इलीगल इमिग्रेशन। और ये केवल भारत और बांग्लादेश में नहीं, पूरी दुनिया में इमिग्रेशन का मुद्दा हो गया है। सरकारें और वो अलग अलग देशों की जनता है, वो इलीगल इमिग्रेशन के विरुद्ध में है। कुछ तो नेताओं ने उसको एनकरेज किया जनता को, और कुछ जनता ने ये सोचा कि ये हमारी जो सुविधाएं हैं, एम्प्लॉयमेंट है, सोशल सर्विसेज हैं, उनको छीन रहे हैं हमारे से, क्योंकि जो इलीगल तरीके से रह रहे हैं वो सस्ते में काम भी कर सकते हैं। तो पूरे दुनिया में ये मुद्दा बना हुआ है। और जिस तरीके से अमेरिका ने मैक्सिकन, कनेडियन और उन भारतीयों को जिस तरह से भेजा यहाँ पे, आप और हमने देखा है सब। यूरोप ने भी अभी, यूरोपियन पार्लियामेंट ने भी एक लॉ पास कर दिया है, और वो ये कह रहे हैं कि जो यूरोपियन कंट्रीज में इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो देश में तो जाए या नहीं जाए, क्योंकि बहुत सी की आइडेंटिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए उन्होंने अफ्रीकन कंट्रीज में कुछ कैंप बना लिए हैं और वहां पे उनको भेज रहे हैं, जैसे रवांडा है, युगांडा है, तो वहाँ डिटेंशन कैंप लगा दिए हैं, वहां भेज रहे हैं। और उनको इनिशियली 2 साल के लिए, फिर उस टाइम को एक्सटेंड कर देंगे, तो वो अपने देश से बाहर निकाल रहे हैं। ये उधर हो रहा है। भारत में बांग्लादेशी रोहिंग्या, ये भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा मुद्दा लंबे समय से रहा है कि बांग्लादेश के जो वर्ड यूज किया, घुसपैठिए आए हुए हैं, उनको निकाला जाए। घुसपैठिए का मतलब ये हुआ कि जो लीगल तरीके से वीजा, पासपोर्ट सहित आए हुए हैं, उनकी समस्या नहीं है। ये गैर कानूनी तरीके से इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, तो उनको निकालने की बात है। और ये लंबे समय से मुद्दा चल रहा था। अब जब बंगाल और वहाँ के बांग्लादेशी बॉर्डर के आसपास जो लोग थे, उनकी आइडेंटिटी एसर्टेन कर ली भारत ने नागरिकता के मामले में, तो अब जो बचे हैं उनको ये भारत ये मान के चलता है कि ये बांग्लादेशी हैं और बांग्लादेश की तरफ हम पुश करेंगे। तो अलग अलग पॉइंट्स पे पिछले 1-1.5 दिन से काफी भारतीय जो एजेंसीज हैं उन्होंने पुश किया कि आप बांग्लादेश में घुसो, और उधर से बांग्लादेशी जो बॉर्डर फोर्स गार्ड हैं उन्होंने उसको वापस धकेलने की या रोकने की कोशिश की। तो ये बहुत ही टेंस मुद्दा भारत में हो गया है। लेकिन ये भारत के लिए कोई पहली बार हुआ हो ऐसा नहीं। जब विभाजन हुआ था तो दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन ट्रांसफर था, पाकिस्तान से इधर और इधर से पाकिस्तान गए थे, और उनकी नागरिकता और उनकी वो शरणार्थी हैं या नागरिक हैं, ये मुद्दा रहा, भारत ने सुलझा लिया। उसी समय श्रीलंका के साथ भी मुद्दा उठा, जब बहुत लंबे समय पहले, यानी सैकड़ों साल पहले, कुछ भारतीय श्रीलंका गए हुए थे, जो तमिलियन, उनको वो तमिल कहते हैं, लेकिन वो तमिल नहीं, साउथ इंडियन स्टेट से गए हुए थे, उनकी नागरिकता खत्म कर दी। और भारत और श्रीलंका में लंबी बातचीत के बाद 30 साल बाद ये मुद्दा सुलझा, जब 1988 में श्रीलंका ने अनाउंस कर दिया कि जो भी यहाँ बच गए हैं उनको श्रीलंका सिटीजनशिप दे देगा।
तो वो स्टेटलेस का मुद्दा भारत और श्रीलंका में लंबा चला, शास्त्री सिरिमा पैक्ट हुआ, सिरिमा बंडारनायके पैक्ट हुआ। तो उसी तरीके से अब बांग्लादेश वाला मुद्दा है, मुझे लगता है ये ज्यादा लंबा खींच सकता है। वो इसलिए कि जब बांग्लादेश घुसने नहीं देगा, भारत कहेगा हम रखेंगे नहीं, तो उनकी क्या पहचान होगी। भारत ने कुछ लिस्ट भेजी है वहां कि आप इनकी आइडेंटिटी असरटेन करके वेरीफाई करके सूचित करो। बांग्लादेश ने शायद वो अभी तक सूचित नहीं किया है। तो ऐसी स्थिति में ये स्टेटलेस हो जाएंगे, नागरिकता विहीन। किस देश के नागरिक हैं? क्योंकि बांग्लादेश ये कहेगा जिनके पास बांग्लादेशी पासपोर्ट नहीं है उनको तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इंडिया कहेगा कि ये तो बंगाली है, तो हमने सिटीजनशिप वेरीफाई कर लिया है, हमारे यहाँ जो वहां पे किया है बॉर्डर पे, विशेष रूप से बंगाल त्रिपुरा वगैरह के एरिया में। तो ये मुद्दा मुझे लगता है और ज्यादा खिंचता लग रहा है। और जब स्टेटलेस हो जाएंगे तो जिस तरह से यूरोप वालों में मानव अधिकार संगठन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, वो एक्टिव हो गए हैं, तो वो निश्चित रूप से इस इश्यू पे आवाज उठाएंगे। वो एक अलग मुद्दा भारत के लिए हो जाएगा, क्योंकि तीसरी पार्टी या जो देश के बाहर के लोग इसको इश्यू को रेज करेंगे तो वो भारत के लिए अच्छा संदेश नहीं होगा। तो अब किस तरीके से सुलझाया जाए, अब देखते हैं आगे। जी देखते हैं। बस मैं एक सवाल कुरडी सिंह जी बीच में टोक रहा हूं, लेकिन बहुत हो हल्ला हो रहा है, बहुत हमारे जो कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं बड़ी कड़क बयानबाजी कर रहे हैं इन घुसपैठियों को लेकर। देश के गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री जब इलेक्शंस आते हैं तब इस मुद्दे को उठाते हैं, और ये उठाना भी चाहिए। जो भारतीयों की चाहे जमीन है चाहे रोजगार है, उस पर सबसे पहला हक भारतीयों का है। लेकिन मैं कुछ पॉइंट आपके सामने रखना चाहूंगा, उसके बाद थोड़ा जवाब चाहूंगा कि आप दीजिए। सर कुछ आंकड़े मेरे पास हैं। 2009 में 10,602 बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट किया गया, लेकिन हल्ला नहीं हुआ सर। 2010 में 6,290 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया, इतना हल्ला हमने नहीं देखा। 2011 में 6,761 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया। 2012 में 6,537 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया। 2013 के जो मेरे आंकड़े हैं वो लगभग 5,234 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया। 2014 तक लगभग 10 सालों में 28,131 अवैध घुसपैठियों को डिपोर्ट किया गया, लेकिन इतना हो हल्ला नहीं हुआ। यहां तो इसके बाद ऐसा लगता है कि होड़ लगी है बयानबाजियों की। काम करना एक अलग चीज हो जाती है, और मंच पर लोगों के जज्बातों को उभारना, भावनाओं को उकेरना उभारना, वो एक अलग चीज हो जाती है। कुरडी सिंह जी आपके पास तो तजुर्बा। राजेश जी, आपने पहला जो बताया कि हमारा अनुभव ऐसा रहा है, उस समय दोनों तरफ सरकारों के बीच में एक अच्छी समझ थी और उन्होंने आसानी से ये मान लिया कि ये बांग्लादेश के सिटीजन हैं, आपके इधर चले गए नौकरी के लिए या अपने आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए, तो उनको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अब ये मुद्दा है, इसको मुझे लगता है कि कोई एक बार की बातचीत या 2 बार की बातचीत में सुलझाना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कई दौर की बातचीत चलेगी तभी कुछ सुलझ सकता है। दूसरा यह है कि दोनों साइड में आने वाले समय में जब चुनावी राजनीति होगी उस समय ये मुद्दा रहेगा, बांग्लादेश में भी रहेगा जब भी चुनाव होंगे, और भारत में विशेष रूप से भारत के जो बॉर्डर स्टेट्स हैं उन पे तो विशेष रूप से मुद्दा होगा, चाहे वो लोकल इलेक्शन हो, चाहे स्टेट इलेक्शन हो, चाहे नेशनल इलेक्शन हो। तो ये मुद्दा अभी आसानी से खत्म नहीं होगा, और हो सकता है कि भविष्य में नेपाल के जो, क्योंकि नेपाल से भी हमारे यहाँ एक समस्या रही है कि जितनी फेक करेंसी आई है वो ज्यादातर नेपाल के रूट से आई है। वो चाहे किसी ने भेजी हो, चाहे पाकिस्तान समर्थित हो या चीन समर्थित हो, कह नहीं सकते। तो नेपाल के साथ हमारे ओपन बॉर्डर है, अभी ये मुद्दा है नहीं, लेकिन हो सकता है भविष्य में वहां भी ये मुद्दा हो जाए, क्योंकि बहुत लार्ज नंबर ऑफ नेपालीज हैं वो अपने यहाँ हिंदुस्तान में हैं। तो अभी वो मुद्दा तो उठा नहीं है, लेकिन बांग्लादेश वाला मुद्दा है, मुझे लगता है कि अभी कुछ समय के लिए तो आसानी से नहीं सुलझेगा, लंबे दौरों की बातचीत होगी। श्रीलंका वाले में 30 साल लगे, तो इसमें वैसी स्थिति नहीं है, क्योंकि श्रीलंका की स्थिति बिल्कुल अलग थी।
लेकिन इसमें समय जरूर लगेगा और बांग्लादेश आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि बांग्लादेश का तर्क यही होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो कहेगा कि आप कैसे कह सकते हैं कि ये बांग्लादेशी है, क्योंकि लैंग्वेज तो बंगाली इधर भी है उधर भी है, रेशियल है वो भी इधर भी है उधर भी है, सांस्कृतिक हाव भाव है वो इधर भी है उधर भी है। तो वो बांग्लादेश वाले ये कहेंगे कि हम कैसे एक्सेप्ट मान लें कि ये बांग्लादेशी हैं, केवल किसी का हाँ करने से वो कहेंगे बांग्लादेशी नहीं मानेंगे हम। तो ये अभी मुझे लगता है कि कुछ समय के लिए मुद्दा बना रहेगा और मुझे ऐसा भरोसा है कि कूटनीतिक तरीके से दोनों ही सरकारें सद्भावना के साथ इसको सुलझा लेंगी, क्योंकि बांग्लादेश और भारत एक दूसरे पे अंतर निर्भरता है। वैसे तो मैं ये नहीं कहूंगा कि एक तरफी बांग्लादेश की भारत पे निर्भरता है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि अंतर निर्भरता है, एक दूसरे पे परस्पर निर्भरता है। तो उसकी वजह से दोनों सरकारें हैं वो सद्भावना से कूटनीति के तरीके से सुलझा लेंगी। जी राजेश जी, चलिए हम उम्मीद ऐसा ही करते हैं, लेकिन बड़ा सवाल मैंने जो आंकड़े आपके सामने रखे कि पहले भी बांग्लादेशियों को खदेड़ा गया है और आपने कहा कि उस दौर में रिश्ते पड़ोसियों के साथ कुछ और थे और आज बात बांग्लादेश की नहीं है। नेपाल में आप चले जाइए, भूटान में चले जाइए, मालदीव में चले जाइए, बांग्लादेश में चले जाइए, चाइना के साथ चले जाइए, कहीं ना कहीं तो विदेश नीति को सोचना ही होगा। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए राजेश जी, एक चीज मैं ऐड कर दूं, आपने बताया कि डेटा पहले भारत ने बांग्लादेश भेजा, बांग्लादेशियों ने एक्सेप्ट कर लिए, तो ये पूरी दुनिया में ट्रेंड रही है। यूरोपियंस ने भी पहले इलीगल इमिग्रेंट्स थे उनको भेजा है, आसानी से वो आ गए। अमेरिका ने भी भेजा है, कभी मुद्दा नहीं बना। लेकिन पिछले 3-4 साल से ये बहुत बड़ा मुद्दा ग्लोबली बन गया है इमिग्रेशन का। तो उसकी देखिए, अगर मैं इस चीज को अगर डिफाइन करूं करोड़ी सिंह जी, आज ए जर्नलिस्ट, तो मुझे लगता है कि इस वक्त राष्ट्रवाद की एक लहर है पूरी दुनिया में और राष्ट्रवाद की जो भावनाओं को है कैसे उकेरना है ये नेता बहुत अच्छे से जानते हैं। शायद उस लिहाज से जो है इन चीजों को बहुत उभारा जा रहा है। छोटी सी टिप्पणी आपकी, 30 सेकंड। देखिए, राष्ट्रवाद की बात करें, राष्ट्रवाद अच्छी चीज है अगर सकारात्मक हो तो, अपने स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए, अपनी प्रगति करने के लिए बहुत अच्छी चीज है। लेकिन राष्ट्रवाद अगर जिंगोइज्म में चला जाए और जिंगोइज्म से फिर वहां जेनोफोबिक बन जाए, एक दूसरे के प्रति नफरत का माहौल बने, वो दुनिया में बन रहा है। तो जिंगोइज्म और जेनोफोबिक दोनों एक दूसरे को प्रमोट करें, म्यूचुअली स्ट्रेंथनिंग हो रहा, चाहे वो अमेरिका हो चाहे यूरोप हो, तो वहां राष्ट्रवाद एक अलग डेविएशन की तरफ जा रहा है। वो खतरनाक स्थिति है। राष्ट्रवाद अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन वो जिंगोइज्म और जेनोफोबिक बन जाता है तो वो पूरी दुनिया के लिए और जिस समाज में होता है उस समाज के लिए भी बड़ा खतरनाक स्थिति बना देता है। जी राजेश, चलिए देखना है, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका करोड़ी सिंह जी, आपने समय दिया। थैंक यू सर इसके लिए। जय हिंद, टेक केयर। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर। जय हिंद।